हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारी लॉ के एमसीक्यू की तीसरी क्लास है और पिछली क्लास तक मैं आपको 70 तक करा चुका था। आज हम 71 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं एक घंटे के अंदर कितने एमसीक्यू हम कर पाते हैं। पहला कह रहा है अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। दिख रहा है आपको? अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। जो गुड्स खो जाते हैं उसका जो फाइंडर होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बेली कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉस गुड्स पाने वाले व्यक्ति की लीगल पोजीशन क्या होती है? बेली कहा जाता है। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स का पोजीशन लॉफुल होता है, इसलिए वो बेली की पोजीशन में आता है। उस पर बेली जैसी ड्यूटी होती है, रीजनेबल केयर लेना, गुड्स रिटर्न करना। वो अपने खर्चे के लिए लिमिटेड लीन भी कर सकता है, मतलब ली भी कर सकता है। बेसिकली उनसे कह सकता है कि भाई मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में खर्चा करा है, वो खर्चा एटलीस्ट मुझे दे दो। हमारे गुड्स तो दे दिया ना मैंने, अब वो खर्चा जो मेरे को तुम्हारे तक पहुँचाने में वो मुझे वापस कर दो। तो इसलिए कहा जाता है बेली जो होगा वो लॉस गुड्स का फाइंडर होगा। सर, क्वांटम मेरिट्स का मतलब क्या होता है? एज मच एज ही अर्न। क्वांटम मेरिट्स का मतलब क्या है? एज मच एज ही अर्न। ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्वांटम वेरिएंस स्पेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एज मच एज ही अर्न। डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वांटम मेरिट्स लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है जितना काम किया उतना पेमेंट। जितना मैंने काम किया मुझे उतनी पेमेंट दे दो। एज मच एज ही अर्न, जो उसका बनता है उसको दे दो। ये प्रिंसिपल पार्सली परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में यूज होता है। अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो और परफॉर्मर अपने काम को रीजनल पेमेंट क्लेम कर सकता है। तो मतलब मेरा और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आधे में ही खत्म हो गया, तो अब जितना मैंने काम किया उतने तो पैसे दे दो मुझे यार। तो एज मच एज ही अर्न, जितना उसने काम किया उतने पेमेंट को मिल जाना चाहिए। ए ने 100 शेयर बी को बेच दिए, 75 रुपए पर शेयर के हिसाब से। डिलीवर्ड टू बी गिवन ऑन 1 मार्च। तो ए ने 100 शेयर बी को दिए 75 रुपीज के हिसाब से। ए ने कहा मैं आपको 1 मार्च को डिलीवर कर दूंगा। बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑन 1 मार्च एज प्राइस हैड गॉन डाउन टू 60 रुपीज। बी कह रहा है भैया मैंने 75 रुपए का खरीदने का वादा किया था, बट मैं अब 60 रुपए का भी, मार्केट प्राइस तो उसका 60 रुपए है, मैं अब ये एक्सेप्टेंस नहीं ले रहा, मैं नहीं लूंगा अब ये 1 मार्च को। सब्सिक्वेंटली ए ने ये सोल्ड दी शेयर एट 92 रुपीज पर शेयर। अब ए ने जब बी को दिया कि भाई 75 रुपए के तुमने कहा था तुम इसको खरीद लो, उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया लेने से, कह रहा है भैया मार्केट प्राइस तो 60 रुपए हो गया। ए ने कहा कोई बात नहीं मत करो, तो ए ने इसको बाहर बेच दिया 92 रुपीज के हिसाब से। अब कह रहा है ए कैन नॉट रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम बी। क्या ये डैमेज रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता बी से। ए विल हैव टू रिस्टोर बी 1700 रुपए द प्रॉफिट ही मेड। ए अपने प्रॉफिट को रिस्टोर कर सकता है बी से। ए कैन रिकवर डैमेज टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और नन ऑफ द। देखिए इसका जो आंसर है वो ये है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेयर प्राइस बढ़ने पर ए और बी से क्या रिकवर कर सकता है। शेयर प्राइस बढ़ने से ए बी से क्या रिकवर कर सकता है? तो ए बी से कुछ रिकवर नहीं कर सकता। ए कैन रिकवर डैमेज टू डिटरमाइन बाय द परसेंटेज स्टॉक प्रेसिडेंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक एक्सचेंज जो अमाउंट डिटरमाइन करेगा वो ए रिकवर कर सकता है अपने डैमेजेस के रूप में, क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया। पहले तूने हाँ बोला फिर तूने रिफ्यूज कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जब बायर डिलीवरी लेने से मना कर देता है, बोल रही थी बी, तो सेलर को डैमेजेस मिलेंगे। वो ब्रीच के दिन के मार्केट रेट पर डिपेंड करता है। शेयर की सेल में ब्रीच डेट का मार्केट प्राइस जनरली स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट को डिटरमाइन करता है। बाद में ए ने ये शेयर 92 रुपीज बेच दिया। ये लेटर सेलिंग प्राइस इरिलेवेंट होता है क्योंकि डैमेजेस हमेशा ब्रीच के रेट पर कैलकुलेट होता है। तो बाद में उसने 90 रुपीज का बेचा ना, तो उसने मना कर दिया, फिर बाद में सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में उसने ये बेचे 90 रुपीज के। तो इस बात का ध्यान रखना, जिस दिन बी ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया उस दिन स्टॉक का क्या प्राइस था, उस दिन शेयर का क्या प्राइस था, और वो कौन बताएगा? स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट बताएगा। जो स्टॉक एक्सचेंज का मेन बंदा होगा वो बताएगा कि उस दिन क्या प्राइस। उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो एज अ डैमेजेस क्लेम कर सकता है बी से। तो ए बी से डैमेजेस क्लेम तो करेगा, पर वो डिटरमाइन कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट, उसी को पता होगा जिस डेट पर रिफ्यूज करा था उस डेट पर क्या प्राइस था। ठीक है, चलिए। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस
ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ड्यू, बिफोर द परफॉर्मेंस ड्यू, एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। लो जी, क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटिसिपेटरी बीच परफॉर्मेंस के किस स्टेज पर होता है? बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, परफॉर्मेंस ड्यू होने से पहले। मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एंटिसिपेटरी बीच ब्रीच तब होती है जब पार्टी ड्यू डेट से पहले ही मना कर दे। ये एक्चुअल ब्रीच नहीं होती, बल्कि एडवांस रिफ्यूजल होता है। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस फ्यूचर में थी, पर रेपुडिएशन पहले हो गया। एग्रीड पार्टी तुरंत स्यू कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकती है और ड्यू डेट का वेट कर सकती है। इसलिए एंटिसिपेट ड्यू डेट से पहले ही होता है। समझ में आया नहीं आया? तो एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? वो ड्यू डेट से पहले माना जाता है। अगर एक्चुअल ब्रीच नहीं होता ये, बल्कि एक एडवांस रिफ्यूजल होता है कि भैया हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है अब बनिए, मतलब बिफोर द परफॉर्मेंस करने से पहले ही मैंने रिफ्यूज कर दिया कि भैया अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये इसको एंटिसिपेटरी, एंटी मतलब पहले ब्रीच कॉल, ठीक है। बिफोर द परफॉर्मेंस ड्यू होने से पहले। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मे बी ऑर्डर बाय द कोर्ट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब अलाउ करती है? फाइनल आंसर है डैमेज आर नॉट एन एडुकेट रेमेडी। डैमेज जो थे वो एडुकेट रेमेडी नहीं है। मतलब मैं उस डैमेज से सेटिस्फाई नहीं हूं कि भैया ये जो डैमेजेस दे रहे हैं मेरे लिए वो इतना पूरा नहीं है। एडुकेट मतलब मेरे लिए वो पूरा नहीं हो पा रहा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब होती है जब मॉनेटरी डैमेज सफिशिएंट ना हो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर यूनिक आइटम जैसे लैंड, आर्ट वर्क, रेयर गुड्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सुटेबल होते हैं। कोर्ट एक्सेप्शनल केस में ही ये रेमेडी देती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फोर्स नहीं होता, अनसर्टेनिटी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। पर्पस ये होता है कि पार्टी वो चीज मिले जो कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉमिस हुई थी। इसलिए एडुकेट ऑफ डैमेजेस में टेस्ट होता है, मेन टेस्ट होता है। तो बेसिकली भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब अलाउ करती है कोर्ट? जब आपको लगे कि डैमेजेस आपके हिसाब से वो अच्छे नहीं है, एडुकेट नहीं है, आपको जितना चाहिए था उतना आपको नहीं मिला है। तो अब कोर्ट यहाँ पर आएगी और जितना आपको डैमेजेस बनता है, जितना आपको लगता है आपको मिलना चाहिए, उतना वो अलाउ करवाएगी। ठीक है, इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। और कौन ऑर्डर करता है? कोर्ट ऑर्डर करता है। डैमेजेस आर एन एडुकेट रेमेडी नहीं, डैमेजेस जब एडुकेट नहीं होती, जितना चाहिए होता उतना डैमेजेस नहीं मिलता, तब कोर्ट अलाउ करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। ए ने अंडरटेक करा टू पेंट अ पिक्चर ऑफ बी। ए ने कहा मैं बी की पिक्चर बनाऊंगा। ही डाई बिफोर ही पेंट द पिक्चर। द कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इट डिस्चार्ज बाय द डेड। भाई वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया डेड के थ्रू। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्सनल स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट डेथ पर क्या होते हैं। बेसिकली जो पर्सनल स्किल्स भाई वही कर सकता था। मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाने से पहले मुझे कुछ हो जा रहे, मुझे कुछ नहीं, कोई और पढ़ाएगा, उसको टपक जाए वो बेचारा। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्यों बोलूँ भाई, ऐसे केस के अंदर उसको कहेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया डेथ की वजह से, है ना। पेंटिंग एक पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ ए ही कर सकता था। ए की डेथ के कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया है। लॉ सच कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिक डिस्चार्ज मान लेता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर आप कह रहे हो कि डेथ का जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको बोलो परफॉर्म करने के लिए, वो कहाँ से ड्राइंग बनाएगा भाई? वो नहीं बना पाएगा। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी है। इसलिए ये डिस्चार्ज हो जाता है बाय द डेथ, इज डिस्चार्ज बाय द डेथ। एक क्रेडिटर एग्री विथ हिज डेटर। एक क्रेडिटर है, अपने डेटर से एग्री हुआ। अ थर्ड टू एक्सेप्ट द थर्ड पार्टी एज इज द डेटर। क्या बोल रहा है, जरा ध्यान सुनिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब क्रेडिटर एक थर्ड पर्सन को डेटर एक्सेप्ट करे तो किस टाइप का डिस्चार्ज होता है। बेसिकली एक क्रेडिटर था, एक दूसरे का डेटर था। मान लो मुझे आपको पैसे देने हैं और किसी से पैसे मुझे लेने हैं। तो मेरा एक डेटर था और मैं किसी का, मैं मेरे भी क्रेडिटर है। तो मैंने क्या करा, उन दोनों को आपस में मिलाकर सेटल कर दो। भाई आप मुझे दोगे, फिर मैं वो पैसा आपको दूंगा। इससे अच्छा क्या करो भाई, डायरेक्टली आप उसको पे कर दो। इससे कॉन्ट्रैक्ट वेव ऑफ हो जाता है। वेवर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वेवर। कहाँ गया ऊपर वाला? वेवर। ठीक है जी, इसका मतलब भी समझ लो। वेवर का मतलब होता है कि क्रेडिटर अपना कोई राइट वॉलंटरी छोड़ देता है। इन केस में क्रेडिटर ओरिजिनल डेटर से अपना राइट वेव कर देता है और एक थर्ड पार्टी को न्यू डेटर के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ यहाँ ना टर्म्स चैलेंज हो रहा है इसलिए अल्ट्रेशन नहीं है, ना डेथ रिड्यूस हो रहा है इसलिए रेमिशन भी नहीं है, ना ही कोई परफॉर्मेंस हो चुकी है। ठीक है जी।
क्योंकि क्रेडिटर ने अपने ओरिजिनल डेटर से डिमांड करने का राइट छोड़ दिया है। मतलब मान लो आपने मेरे से पैसे देने थे, आपने मेरे से पैसे लेने थे, आपने कहा चल तू कोई बात नहीं, तू मत दे पैसे, तेरा जो डेटर है उससे दिलवा दे। तू भाई तेरा डेटर भी तो है, तो मतलब उस किसी से आपको भी, मेरे को भी किसी से पैसे लेने हैं, तो मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, तो मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को ना देकर उसको दे, तो उसने एक्सेप्ट कर ली ये चीज़। ठीक है भाई कोई बात नहीं, मुझे तो पैसे से मतलब है, मिल गए। तो इस कंडीशन को वेवर ऑफ कंडीशन कहते हैं, वेवर कहते हैं इसको। इफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट पहले मेरे और आपके थ्रू था, क्रेडिटर और मैं आपका डेटर था, मतलब मैं आपका डेटर था, आप मेरे क्रेडिटर थे, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। अब मैंने क्या करा भाई, मुझे हटा दिया गया और मैं किसी और के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, भाई अब तुझे इसको पैसे देने हैं। तो ऐसे के अंदर होता क्या है, जब भी कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ये डिपेंडिंग होता है क्रेडिटर के ऊपर, वॉलंटरी वो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो इच्छा है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तू ना देकर उससे मिल जाएंगे, तो मुझसे पैसे से मतलब है। तो जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो ऐसे में उसको वेवर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रेडिटर की वॉलंटरी रिलीज को क्या कहते हैं बेसिकली। अ क्रेडिटर एग्री, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो अलग है। इससे पहले ये वाला, इफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो अलग चीज होती है। इधर आओ पहले, ये 78 तो करो। ए ने बी को 500 रुपये दिए। ए ने बी से कहा दैट ही नॉट टू रिपे द अमाउंट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय। ए ने बी को 500 रुपये दिए, बी ने उसको देने से मना कर दिया कि भैया मैं पे नहीं कर पाऊंगा, मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्रेडिटर की वॉलंटरी रिलीज को क्या कहते हैं। वेवर ने क्रेडिटर को अपना राइट वॉलंटरी गिव अप करता है। ए ने बी को बता दिया कि रिपेमेंट की जरूरत नहीं है, बी की ऑब्लिगेशन लीगली एंड हो जाती है। इस प्रोसेस में नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता, जो नोवेशन होता है, जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे। वेवर अन यूनिलेटरल एक्ट है। वेवर एक यूनिलेटरल एक्ट होता है जिसमें क्रेडिटर अपना राइट त्याग देता है और इससे डिस्चार्ज वेवर से होता है। बेसिकली ए ने बी को कहा, मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है दोस्त, मैंने आपको पैसे दिए 500 रुपये। आपने कहा भाई ऐसे मैंने बहुतों को पैसे दिए और बहुतों ने मेरे पैसे गायब कर दिया, वो मांग रहे, अब क्या करूंगा उससे, लड़ू उससे बैठ कर। कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं कोई, चलो मान लो मैंने आपके साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया और मैंने आपको पैसे दिए, आपने कहा भाई मैं ये पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। अब कोर्ट कह रहा भाई तू नहीं कर रहा भाई पेमेंट, बी कह रहा दी है नॉट रीपे द अमाउंट, बी ने रीपे नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्या रीजन रहा होगा, कुछ रीजन रहा होगा, क्या पता इंस्टॉलमेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं एग्री हो जाता हूँ कि चल छोड़ यार, नहीं दिया तो नहीं दिया, डूब गए, बेड डेप हो गया, तो ऐसे में इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया। अब मैंने मान लिया ना कि डूब गए, तो बी फ्री हो गया। बी ने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं दिया तो नहीं दिया, अब अगर कहानी, तो इसको वेवर कहा जाता है। ठीक है जी। अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई नहीं, इफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के सब्स्टिट्यूशन पे, कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के को हटाकर न्यू बना दो, तो ऐसे में नोवेशन कहा जाता है उसको। ये तो बहुत प्यारा था, नॉर्मल। ठीक है। और बुक के अंदर क्या था, बुक के अंदर इधर वेवर दिया हुआ आई थिंक, है ना, बुक में शायद वेवर दिया हुआ है इसका आंसर। पर बुक में आई थिंक नोवेशन नहीं दिया हुआ है, बुक के अंदर आई थिंक दे रखा है अल्टरेशन। तो मैंने कहा नोवेशन में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह लेता है। पार्टी सेम हो सकती है या चेंज हो सकती है। पर्पस फ्रेश टर्म क्रिएट करना होता है, या म्यूचुअल कंसेंट से होता है। जबकि अल्टरेशन के अंदर होता क्या है कि पार्टी वही रहती है, बस पुराने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर कुछ चेंजेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बदलता। तो बुक के अंदर इसको अल्ट्रेशन दे रखा है, जबकि गलत है, आंसर होगा नोवेशन। ठीक है जी। आई थिंक ये ना थोड़ा, अब ठीक है, पहले हल्का सा ब्लर सा आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या है दोस्तों, नोवेशन है, बुक का आंसर गलत है, अल्ट्रेशन दे रखा है उन्होंने। विच ऑफ द फ्लोइंग आर दी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले समझो कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में होता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड होता है, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो फ्यूचर इवेंट्स पर डिपेंड होते हैं उनको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है।
गारंटी कॉन्ट्रैक्ट भी सेकेंडरी लायबिलिटी होती है जो डिफॉल्ट पर डिपेंड करती है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट नहीं होते बल्कि वॉइड होते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल अनसर्टेनिटी के बेस पर होता है, वेजरिंग जो होते हैं वो अनलॉफुल चांसेस पर है। दोनों में लीगल डिफरेंस क्लियर है, इसलिए इंश्योरेंस और गारंटी ही कंटीजेंट क्लास में आते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी अराइज हो सकती है। फ्यूचर में अगर लायबिलिटी अराइज हो सकती है, जैसे कि अगर मैं कोई किसी के लिए गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं कोई गारंटी दे रहा हूँ और फ्यूचर में उस पार्टी जिसके लिए मैंने गारंटी दी उस पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो ऐसे में क्या बन जाएगा सर? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। तो इनमें से कौन सा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वेजिंग एग्रीमेंट, ए एंड बी दोनों की दोनों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंश्योरेंस में भी कंटीजेंट आता है क्योंकि फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड होता है, जबकि वेजिंग एग्रीमेंट में अनलॉफुल है, वो तो वेजिंग तो अनलॉफुल है, तो इसमें वॉइड होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट? देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है इम्पॉसिबल एक्ट का एग्रीमेंट बिगिनिंग से ही वोड होता है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जिसको करना एक इम्पॉसिबल एक्ट है, तो वो बिगिनिंग से ही वॉइड माना जाएगा। लॉ एंड एग्रीमेंट, लॉ उन एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता जिनकी परफॉर्म करना मुश्किल नहीं, फिजिकली इम्पॉसिबल हो। जैसे डेड पर्सन को जिंदा करना क्लियरली वॉइड होती है। लीगल इम्पॉसिबिलिटी जैसे इलीगल ऑनरशिप ट्रांसफर करना, वो भी वॉइड होती है। सच एग्रीमेंट का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इम्पॉसिबल एक्ट का एग्रीमेंट वॉइड होता है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। आई थिंक मैंने दूसरा पढ़ा दिया, ये वाला। एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज कॉल्ड वॉइड। सही तो पढ़ाया है मैंने, ये तो बात था। कौन सा एग्रीमेंट? ऐसा एग्रीमेंट जिसको करना इम्पॉसिबल एक्ट है, जो फिजिकली पॉसिबल ही ना हो, जैसे मरे हुए इंसान को जिंदा करना, तो ऐसे एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड माने जाते हैं। अब आ जाओ तो नीचे, वेजिंग एग्रीमेंट। अच्छा, ये नीचे एक्सप्लेनेशन दे रही है, इसका मतलब बुक के अंदर फिर गलती है। लॉ के एग्जैक्ट वर्डिंग है सेक्शन 56 के अंदर, एग्रीमेंट डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इट इज इटसेल्फ वॉइड। वर्ड शुरू से ही वर्ड इनिशियल होता है, वर्डेबल कहीं जिक्र नहीं है, इलीगल भी नहीं जिक्र है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वाई वॉइडेबल? अब बुक के अंदर मुझे लगता है इसका आंसर वॉइडेबल दे रखा है, जबकि गलत है, इसका आंसर वॉइड होगा, वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि वॉइडेबल क्यों नहीं। अब वेजरिंग एग्रीमेंट जो होते हैं नाइदर फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं और ना इमोरल होते हैं, वो वॉइड होते हैं। ये यानी इन्फोर्सिबल नहीं, पर इलीगल नहीं होते। इलीगल नहीं है, ना ही वो फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ द्वारा मना करा गया है, ना ही वो इमोरल है और ना ही वो इलीगल है। महाराष्ट्र में इलीगल है, बाकी कहीं इलीगल नहीं है, बट वेजिंग एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होते हैं, मतलब इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती उसके अंदर। क्लियर है जी? तो वो एग्रीमेंट जो शुरू से ही अनइन्फोर्सिबल होते हैं उनको वेजिंग एग्रीमेंट कहते हैं, बट ना ही ये लॉ के द्वारा मना करे गए हैं। सट्टा लगाना कोई लॉ के द्वारा मना नहीं करा गया, कोई इलीगल नहीं है। महाराष्ट्र में भले ही वो इलीगल हो, पर और जगह नहीं है। ना ही वो इमोरल है, ना ही वो अपोज करते हैं पब्लिक पॉलिसी को। तो मुझे लगता है इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है जी। कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट आर, अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट में आप कोलेटरल ट्रांजैक्शन करते हो, इसके बारे में लिखा है मैंने, देखो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े साइड ट्रांजैक्शन का क्या स्टेटस होता है। मतलब इलीगल एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, जब भी ट्रांजैक्शन उन्हें सपोर्ट करती है, जो भी ट्रांजैक्शन उन्हें सपोर्ट करती है वो भी लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता है। कोलेटरल एग्रीमेंट भी एक इलीगल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए लॉ उन्हें इन्फोर्स नहीं करता है। वॉइड का मतलब कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी, इसलिए कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी वॉइड होते हैं। कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट आर आल्सो वॉइड। वॉइड एक करेक्ट लीगल टर्म है, जबकि इलीगल जो है, जो बुक में आंसर दे रखा है, वो रॉन्ग है। इलीगल वर्ड यूज नहीं कर सकते। कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के आंसर, बुक में आंसर इसमें इलीगल दे रखा है, जबकि मुझे नहीं लगता ये इलीगल होगा, ये वॉइड होगा। मैं आपको एग्जांपल के तरह में समझाता हूँ। दो दोस्त गांजे की तस्करी कर रहे थे। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह गांजा उसको बेचना था। अब गांजा बेचना एक तरीके का इलीगल पॉइंट है, अब गांजा नहीं बेच सकते, वो इलीगल है। अब तीसरा बंदा आया, उसने अपनी कार रेंट पर दी है उनको कि तुम ये
काम करोगे तो कार रेंट पे दिया। अब मेनली वो बंदा गांजे की तस्करी नहीं कर रहा था, जबकि उसकी कार रेंट पे देने का काम था, और उसने कार रेंट पर दी, और ये उससे क्या कर रहे थे, गांजे की तस्करी कर, और वो बात उसको भी नहीं पता था। तो एक तरीके का कोलेटरल नहीं हो गया ट्रांजेक्शन, कि तीसरा बंदा आया, उसने अपनी कार दी, और वो कार से ये दोनों क्या कर रहे हैं, गांजे का लेन देन कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको बोलते हैं कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट। वो तीसरा बंदे के जुड़ने पर वो क्या हो गया, कोलेटरल। तीसरा बंदा क्या है, कोलेटरल हो गया, जो इस इलीगल एग्रीमेंट जुड़ गया। अब तीसरा बंदे ने कोई इलीगल काम नहीं करा दोस्त, वो एक वॉइड है, इनफोर्सेबल है, उस पर अब कोर्ट पे केस नहीं हो सकता, इनफोर्सेबल है सर, वो वॉइड हो जाएगा शुरू से। ठीक है सर, समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज होती है, लीगल एग्रीमेंट और लॉ ने जिसे फॉरबिड किया है, इट्स लीगली होता है। कोलेटरल एग्रीमेंट क्या कहते हैं, वॉइड, इनफोर्सेबल नहीं होते, इलीगल नहीं होते। वॉइड एग्रीमेंट लीगल, वेजरिंग वगैरह सिर्फ ये सब होते हैं। ये देखो दे भी रखा है मैंने, ए ड्रग्स बेच रहा है, इलीगल है, बी उसको सपोर्ट करते हैं, ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन है। क्या बी ने जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इलीगल माना जाता है? नहीं, इलीगल होता है ए का ड्रग सेल कॉन्ट्रैक्ट। बी ने ट्रांसपोर्ट जो दिया है उसको, वो वॉइड कहला जाएगा, अनइनफोर्सेबल होगा, इलीगल नहीं होगा। इसलिए लॉ का एग्जैक्ट वर्डिंग है, कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड। बहुत जगह पे पढ़ोगे। फाइनल आंसर क्या है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया भी हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पब्लिक ड्यूटी के खिलाफ एग्रीमेंट का क्या स्टेटस होता है? वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक ड्यूटी के अगेंस्ट एग्रीमेंट सोसाइटी के वेलफेयर को हार्म करते हैं, कोर्ट उन्हें पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पर वॉइड डिक्लेयर करती है। प्रोफेशनल ड्यूटी वॉयलेट करने वाले कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होते हैं। ये एग्रीमेंट फेयरनेस और एथिक्स के रूल के खिलाफ होते हैं। वॉइड का मतलब एग्रीमेंट जो शुरू से ही इनवैलिड है, इसलिए सच कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑन अ पब्लिक पॉलिसी ग्राउंड होते हैं। अब बुक में फिर से गलती दे रखी है, फिर से वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब ही अलग है। वॉइडेबल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट जब तक अफेक्टेड पार्टी उसे कैंसिल ना करे तब तक वॉइड रहना रहेगा। बट पब्लिक पॉलिसी की केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होता है, कोर्ट अलाउ ही नहीं करती इन्फोर्सिबिलिटी, है ना। अब देखो क्वेश्चन कितने गलत है इसके अंदर। ये रहा, अ पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट वेयर बाय ही बाउंड टू डू समथिंग, कुछ करने का उसने बोला गया, विच अगेंस्ट इज पब्लिक एंड प्रोफेशनल ड्यूटी, जो उसके अगेंस्ट था, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था या उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी के अगेंस्ट था। तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होंगे, वॉइडेबल नहीं होंगे दोस्त। क्योंकि वॉइडेबल तो वो होंगे जो एक पार्टी के हित पे होगा कि उसको कैंसिल कर सकते नहीं कर सकते। जो चीज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाए वो मेरे हिसाब से वॉइड होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी वायलेशन कोर्ट नेवर इन्फोर्स, इसलिए वो वॉइड कहते हैं। जो चीज कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है वो वॉइड है। फाइनल कंक्लूजन है करेक्ट इन लॉ के हिसाब से वॉइड ऑन अ ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। बुक का आंसर वॉइडेबल है, जबकि ये गलत है मेरे हिसाब से। वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गए। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। बैंकर इंक्लूड, बैंकर में क्या इंक्लूड होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है नेगोशिएबल एक्ट के अनुसार बैंकर कौन होते हैं? एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर, एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, वो बैंकर होते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है हर चीज कवर करना। विच इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट हमें क्या बताता है? मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, ऐसा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। आप मुझे 1,000 रुपए दोगे तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तुम्हें मेरे को 1,000 रुपए देने हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए। जिसने पैसा देना होता है जब वो लिखता है ऐसा, तो प्रोमिसरी नोट। जिसने पैसा लेना होता है अगर वो लिखेगा तो तुमने मुझे पैसे देने हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट प्रोमिसरी नोट को मीट करता है। स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेप्ट टू बी 1,000 रुपए बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। ये आई एक्नॉलेज मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पैसे देने। मिस्टर बी, आई ओ यू 1,000, आई ओ यू 1,000। आई प्रॉमिस टू पे बी 500, मैं प्रॉमिस करता हूँ बी को 5। आई ओन यू होगा, आई ओन मतलब मिस्टर बी कह रहा है कि मेरे को तुमसे 1,000 रुपए लेने हैं या मैंने तुमसे 1,000 रुपए लिए हैं,
पर प्रॉमिस की कहीं बात नहीं हो रही, इसलिए ये एक प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस होना जरूरी होता है। IOU का मतलब होता है सिर्फ डेब्ट एक्नॉलेजमेंट है कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, तुम पेमेंट करने की बात या प्रॉमिस टू पे करने की बात हो ही नहीं रही, इसलिए ये प्रॉमिसरी नोट नहीं माने। इसने कहा मैंने तुमसे 1000 रुपये लिए, अरे 1000 रुपये जो लिए उसको प्रॉमिस करो ना पे करने के लिए। इन प्रॉमिसरी नोट हाउ मेनी पार्टी इन्वॉल्व, 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। विच नॉट करेक्ट अबाउट द प्रॉमिस, इनमें से कौन सा प्रॉमिसरी नोट के हिसाब से करेक्ट है? इट इज अ कंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, देखा ना, प्रॉमिसरी नोट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस, इट कंटेन एन कंडीशनल अंडरटेकिंग, ये गलत आंसर है। और ये नहीं गलत है, ये तो ठीक है, मतलब बेसिकली जो वो गुजरा कि प्रोविजन नोट के अनुसार कौन सा गलत है इसमें, ये है गलत। एक्चुअली में आंसर सही है ये। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, अब सारे कॉन्ट्रैक्ट होल ऑफ इंडिया हो गए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मेक स्पेसिफिक मेंशन ऑफ 3 इंस्ट्रूमेंट, 3 इंस्ट्रूमेंट का मेंशन करा गया है प्रोविजन नोट, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट एंड कस्टमरी नोट। भाई साहब 3 में आता है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजन नोट, इसमें तो सिर्फ प्रोविजन नोट ही है। तो 3 में से कौन सा करा है प्रोविजन नोट, उस 3 में से अंदर आते हैं। अच्छा देर पूरा नहीं पढ़ा था, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोविजन नोट, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए? मस्ट बी राइटिंग, फ्रीली ट्रांसफरेबल, इट मस्ट बी रजिस्टर, इट मस्ट बी कंटेन एंड डिफाइन अमाउंट ऑफ मनी, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये नहीं होता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। The bill of exchange is treated as a dishonor due to non-acceptance where the drawee does not accept within 48 hours of presentment, is incompetent to the contract, give a conditional acceptance in all of the above cases। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज अ डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर्ड तब कहा जाएगा जब आप ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, जब आप कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे। वेयर आज द ड्रॉई, ड्रॉई कौन होता है? जिसको पेमेंट करनी है। अगर वो ये कह दे डू नॉट एक्सेप्ट विद इन 48 आवर ऑफ प्रेजेंटमेंट, भाई मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर दिया, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो डिसऑनर्ड हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज किस काम का? एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि आप एग्री कर रहे हो उस चीज को कि मुझे आपको पेमेंट करनी है। आप ऐसा, मैंने कहा कि भाई आपने मुझे 10,000 रुपये देना, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, 48 घंटे बीत गए, तो फिर वो डिसऑनर्ड हो जाएगा, बिल खत्म। इनकम्पिटेंट कौन होता है? भाई जिसके हिसाब से मैं बिल ऑफ एक्सचेंज आपके लिए बना रहा हूँ, आप इनकम्पिटेंट, आप माइनर हो या आप साइन बॉन्ड नहीं हो, ये कुछ भी हो सकता है ना, पर्सन डिस्क्वालीफाई बाई लॉ हो, और मैं आपके साथ बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर रहा हूँ, तो तब भी ये एक डिसऑनर्ड हो जाएगा बिल। और कंडीशनल एक्सेप्टेंस, भाई मैं पेमेंट तो तभी दूंगा जब तू मुझे 20 साल के टाइम देगा। अरे बिल ऑफ एक्सचेंज 2-3 महीने का होता है, 20 साल कैसे? तब भी डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव केसेस के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाता है अगर ये कंडीशन रही तो। A person become holder in due course of a negotiable instrument if he receive it in a good faith for value before maturity by satisfying all this. In a good faith for value before maturity by satisfying all this. भाई जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो तभी होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा जब उसको गुड फेथ में मिला हो, मैच्योरिटी होने से पहले मिला हो, और जिस टाइम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा उसके बदले में उसने कोई ना कोई कंसिडरेशन पे करा हो, तभी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा। और एक बार होल्डर इन कोर्स मतलब गंगा का पानी, क्लास में डिस्कस करा था इसके बारे में। A negotiable instrument payable to an order can be transfer, simply delivery, endorsement and delivery and registered post। चलो बताओ सर यार, ये भी क्लास के अंदर डिस्कस करा हुआ है। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, देखो उसके बारे में लिखवाता हूँ। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में पेई या एंडोसी का नाम स्पेसिफाइड होता है, इसलिए ट्रांसफर तभी वैलिड होता है जब एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों हो। सिर्फ डिलीवरी ट्रांसफर नहीं होता है, वो बियर इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। अगर सिर्फ डिलीवरी कर रहे हो बियर इंस्ट्रूमेंट तो ही ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। एंडोर्समेंट ओनरशिप ट्रांसफर का रिटर्न डिक्लेरेशन होता है, डिलीवरी पोजीशन ट्रांसफर करती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट? ओनरशिप ट्रांसफर है, ओनरशिप ट्रांसफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी? पोजीशन ट्रांसफर। ओनरशिप और पोजीशन जब दोनों ट्रांसफर होगा तभी एक वैलिड ट्रांसफर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ऑनरशिप ट्रांसफर करना, डिलीवरी का मतलब होता है पोजीशन ट्रांसफर करना। ये पेन की ऑनरशिप आपके पास मैंने ट्रांसफर कर दी, दैट्स कॉल्ड एंडोर्समेंट। ये पेन फिजिकली मैंने आपके पास डिलीवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। दोनों होना जरूरी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर करने के लिए। In case back of the negotiation statement is full of endorsement, a slip of a paper may be attached to the instrument for signing endorsement. Such slip is legally known as, क्या कह रहा है जरा देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंडोर्समेंट के लिए अटैच की जाने वाली स्लिप को क्या कहते हैं।
एंडोर्समेंट के टाइम पे अटैच करने वाली स्लिप को एलोंज कहते हैं। एलोंज एक एडिशनल स्लिप होती है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच की जाती है। ये तब यूज होती है जब इंस्ट्रूमेंट का बैक एंडोर्समेंट से फुल हो जाए। मतलब जब भाई पीछे हम देखते हैं, जब भी एंडोर्समेंट करते हैं आपको बताते हैं क्लास के अंदर पीछे लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब वो भर गई तो अब क्या करे, अब एंडोर्समेंट करना तो नहीं होगा एक और स्लिप लाएगी जिसको एलोंज कहते हैं। एलोंज पर सिग्नेचर सेम लीगल इफेक्ट रखता है जैसे इंस्ट्रूमेंट पर रख होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एलोंज वैलिड एंडोर्समेंट स्पेस के रूप में रिकॉग्नाइज होता है। एस्क्रो एक अलग कंसेप्ट है, वो कंडीशनल डिलीवरी के यूज होता है, इसलिए कलेक्ट टर्म जो होगा वो एलोंग। ठीक है जी, एलोंज मतलब समझ में आया कि जब आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करते करते उसके पीछे का बैक फुल हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा स्लिप लगाई जाती है जिसमें आप एंडोर्समेंट करने के बाद लिख सको, उसमें फुलफिल हो, उसको एलोंज कहा जाता है। तो एक नया वर्ड था, ठीक है। मटेरियल अल्टरेशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी डिस्चार्ज द पार्टी हु हैव बीन लाइबल। इसका मतलब पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मटेरियल अल्टरेशन से कौन सा डिस्चार्ज होता है फाइनल प्रायर टू सच अल्टरेशन। मटेरियल अल्टरेशन इंस्ट्रूमेंट की एक लीगल आइडेंटिटी बदल देता है। मटेरियल अल्टरेशन क्या होता है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की एक लीगल आइडेंटिटी बदल देता है। अगर अल्टरेशन बिना कंसेंट के हो, अर्लियर पार्टी लाइबल नहीं रहते हैं। वो पार्टी जिनकी लाइबिलिटी अल्टरेशन से पहले बनी थी डिस्चार्ज हो जाती है। तो अगर आप कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अल्टरेशन कर रहे हो, उसको बदल रहे हो, तो उसकी लीगल एंटिटी खत्म हो जाती है और अल्टरेशन से पहले कोई भी पार्टी के ऊपर लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है प्रायर टू सच अल्टरेशन। अल्टरेशन के बाद वैसे ही इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो सकता है। कंसेंट अब्सेंस अल्टरेशन को लीगल बना देता है, इसलिए प्रायर पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है। प्रायर पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि मटेरियल अल्टरेशन कौन सा डिस्चार्ज होता है, प्रायर पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है क्योंकि सामने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अल्टरेशन करने में उसका लीगल आइडेंटिटी बदल दी। अगर अल्टरेशन बिना कंसेंट की हो, अर्लियर पार्टी लाइबल नहीं रहती है और वो पार्टी जिनकी लाइबिलिटी अल्टरेशन से पहले बनी थी वो डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्रायर टू सच अल्टरेशन। After receiving an uncrossed check, its holder can make on it general crossing, special crossing, either वो। तो अगर मान लो आपके पास कोई चेक मिला और चेक में आपके पास ऊपर जो डबल लाइन की क्रॉस होती है वो नहीं है, तो आप चाहो तो उसको स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग दोनों में कर सकते हो, आइदर ए एंड बी। इसमें तो मैं कुछ भी इसमें बताने लायक नहीं था। जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग कुछ भी आप कर सकते हो। द पेमेंट ऑफ चेक containing a special crossing can be obtained at the counter by depositing the account by the payee only by the deposit in account। भैया अगर आप ऊपर क्रॉसिंग कर देते हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो पैसा अकाउंट में ही जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग में स्पेसिफिक बैंक का नाम होता है, इस चेक को सिर्फ बैंक के थ्रू ही अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जा सकता है। ठीक है जी। A negotiable instrument made without any consideration at all। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें विदाउट कंसिडरेशन की बात ही नहीं हो रही। वॉइड बिटवीन द ऑल पार्टी, वॉइडेबल बिटवीन ऑल पार्टी, वॉइड बिटवीन इमीडिएट पार्टी, वॉइडेबल बिटवीन इमीडिएट पार्टीज। आइए क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसिडरेशन ना होने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के स्टेटस किस पार्टी के बीच क्या होता है। अगर मान लो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप बना रहे हो और उसमें कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो वॉइड माना जाएगा बिटवीन इमीडिएट पार्टी। एक्सप्लेनेशन देखो, इमीडिएट पार्टी के बीच में कंसिडरेशन एब्सेंट हो तो इंस्ट्रूमेंट वॉइड होता है, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स इज के राइट प्रोटेक्ट रहते हैं। राइट प्रोटेक्ट रहते हैं, अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है और फिर वॉइड हो गया फिर वो इंस्ट्रूमेंट के राइट प्रोटेक्ट रहेंगे। थर्ड पार्टी को इंस्ट्रूमेंट इनफोर्सेबल मिल सकती है। कंसिडरेशन के अब्सेंस का इफेक्ट लिमिटेड होता है, इसलिए इमीडिएट पार्टी के बीच ही वॉइड होता है। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट है, नेगोशिएबल के लिए स्पेशल रूल अप्लाई होते हैं। नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशल एसेंशियल एलिमेंट है, पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पेशल रूल अप्लाई होते हैं, जो कि कहता है कि देखो अगर ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप बना रहे हो जिसके अंदर कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो ऐसे में बिना कंसिडरेशन के होने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो पार्टीज है उनके बीच का क्या स्टेटस है, उनके बीच का स्टेटस ये है कि वो दोनों वॉइड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड माना जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और बिटवीन द इमीडिएट पार्टी, जो पार्टी वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो पार्टी।
इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके बारे में भी मैंने लिख दिया है। इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो पार्सली इनकम्प्लीटेड होता है, जैसे अमाउंट नहीं फिल करा, डेट नहीं करी, नाम या मिसिंग है कुछ चीज, इनमें से कोई चीज मिसिंग है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 20 में इनकोटेड स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना गया है। मेक कर वॉलंटरी ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट साइन कर देते हैं। होल्डर ऑथोराइज होता है कि ब्लैंक फिल करने के लिए विद इन अथॉरिटी। अगर अनऑथराइज फिलिंग हो जाए तो लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, इसलिए इनकोटेड एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इतने सब मैंने को खामखा ही लिख दिया मैंने। एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट इन सम रिस्पेक्ट, खत्म। एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सीधा सीधी कहानी है। A failure to present a negotiable instrument should be presented for the payment to the party who is a failure to present a negotiable instrument। अगर negotiable instrument present करने में failure हो गए, should be presented for the payment, जो कि पेमेंट के टाइम में प्रेजेंट होना था वो फेलियर हो गए, द पार्टी हु इज प्राइमरीली लाइबल, वो पार्टी प्राइमरी लाइबल मानी जाएगी, सेकेंडरी नहीं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी किस पार्टी को प्रेजेंट किया जाता है। प्राइमरी लाइबल जो पार्टी होती है उसको करा जाता है। प्रोमिसरी नोट में मेकर प्राइमरी लायबल होता है, जो बनाता है प्रोमिसरी नोट। वो कहता है ना कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पे करूंगा, तो मेकर जो होता है वो आपका प्राइमरी लायबल होता है। बिल के अंदर एक्सेप्टर जो होता है वो प्राइमरी लायबल होता है। कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, क्या है कि भाई तुमने मुझे 1000 रुपए देने क्योंकि मैंने तुम्हें उधार पे माल बेचा था, तो आप। चेक में ड्रॉई बैंक प्राइमरी लायबल होता है। तो प्राइमरी लायबल का मतलब है, सेकेंडरी तो अलग चीज हो गया, ठीक है जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी डिस्चार्ज, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज माना जाएगा व्हेन द लायबिलिटी ऑफ विच फॉलोइंग पार्टी कम्स टू एंड। प्राइमरी लायबिलिटी पार्टी, वही भाई जिसकी लायबिलिटी प्राइमरी होगी, अगर उसने वो लायबिलिटी पे कर दी तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा सर, है ना। द अंडरटेकिंग कंटेन इन अ प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। हमने जैसे प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पर हमने देखा था कि जो प्रोमिसरी नोट होता है वो अनकंडीशनल होता है। तो प्रोमिसरी नोट कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। देयर इज अ मैंडेटरी वर्ड जो यूज करा जाएगा प्रोमिसरी नोट के लिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू द ग्रेस, डे ऑफ ग्रेस। इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डे ऑफ ग्रेस जो होती है वो एंटाइटल ही नहीं होती। चेक चेक, क्योंकि चेक जो होता है वो हमेशा ऑलवेज पेबल इन डिमांड होता है। चेक को हमेशा पेमेंट इन डिमांड किया जाता है। जिस दिन आप चेक लेकर बैंक में पहुंचे उसी वक्त पेमेंट मिलेगी। वो कहेगा ना 3 दिन की ग्रेस दे दो भाई मुझे, वो नहीं कह सकता। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक जो होता है वो डिमांड, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है। कहता है आफ्टर डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, द होल्डर में गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑथेंटिसिटी बाय द नोटरी पब्लिक, ठीक है। द नोटिंग मे बी डन इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। नोटिंग कहाँ पर होती है, आपने कहाँ पर देखी है नोटिंग, यहाँ पर नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सिर्फ 2 ही जगह हो सकती है, अकाउंट में तो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज था, वहाँ प्रोमिसरी नोट था नहीं। बट नोटिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नोटरी प्रोमिसरी नोट के अंदर। बोथ ए एंड बी के अंदर नोटिंग चार्जेस पे करने होते हैं, नोटिंग करनी होती है कि किस वजह से डिसऑनर हुआ, ये वह सब चीजें। अ चेक इज सेड टू बी सर्टेन स्पेशल क्रॉसिंग व्हेन 2 पैनल आर ड्रॉन अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक एंड राइटिंग बिटवीन द लाइन। अब भाई एक चेक के अंदर 2 लाइन क्रॉस करते हैं, उसके अंदर जो नाम लिखते हैं, और नाम ऐसा कौन सा क्या नाम लिखते हैं जिससे वो स्पेशल क्रॉसिंग बन जाता है, किसी बैंक का नाम, नेम ऑफ सब बैंक एंड कंपनी। ये आपका आंसर सही है। या तो किसी बैंक का नाम लिखेंगे या फिर एंड कंपनी भी बड़ी नहीं 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 एंड कंपनी। नेम ऑफ द बैंक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बैंक का नाम लिख दो, या तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, या एंड कंपनी भी लिख सकते हो, मतलब ये भी लिख सकते हो, नेम ऑफ द बैंक भी लिख सकते हो साथ में। तो ये दो अलग अलग दे रखा, तो ये सही है सर आपका, ये आपका सही होगा इसमें। बुक के अंदर आपको सही रखा इन ए एंड बी, वो कह रहा है भाई ए भी लिख सकते हैं। ए और बी तब होता है जब नेम ऑफ द सब बैंक तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। अरे यार याला जो आपका ऑप्शन है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर तो दिया कि आप नेम ऑफ द सब बैंक भी लिख सकते हो और साथ में एंड कंपनी भी लिख सकते हो। ये दोनों एक ही में तो आ गए, तो अलग से मैं इसको क्यों टिक करूं, इसमें दोनों मुझे मिल गए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। प्रोमिसरी नोट कैसा होना चाहिए, प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल होना चाहिए और इन राइटिंग होना चाहिए, साइंड बाय द मेकर, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर है। इसका भी क्वेश्चन के अंदर गलत दे रखा है, कह रहा है प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए। भाई अनकंडीशनल भी तो होता है प्रोमिसरी नोट, और कौन साइन करता है, जो बना रहा है, जो बना रहा है वो भी तो साइन करेगा। भैया मैंने बनाया है, साइन बाय द मेकर, ठीक है। ये भी गलत दे रखा है उसमें,
A bill is discharged when its acceptor by the negotiation back become its holder. When its acceptor by negotiation back become its holder at maturity, after maturity, before maturity, either A or B. अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा, मैं उसका पेमेंट हूँ, मैं हूँ ड्रॉई, आप हो ड्रॉर, मेरे पे बीपी है, आप पे बीआर। आपने बीआर घुमाया 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 घुमाया, घूम फिर कर बीआर मेरे पास आ गया, एंडोर्समेंट करा, एक को करा, एक ने दूसरे करा, दूसरे ने तीसरे, चौथे ने मुझे कर दिया एंडोर्स। अब मेरे पास ही बीआर आ गया, मुझे पेमेंट चाहिए और मैं ही पेमेंट देने वाला हूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो बिल क्या हो जाता है? वो बिल मैच्योरिटी के टाइम पर बिकम इट्स होल्डर, वो होल्डर का बिल बन जाता है। चाहे जिस दिन मैच्योरिटी उस दिन बन जाएगा या मैच्योरिटी के बाद बन जाएगा। तो आइदर ए और बी विल बी द राइट आंसर। जहां पर क्या कह रहा है कि बेसिकली बिल डिस्चार्ज हो जाएगा। वो बिल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। जैसे ही वो होल्डर के पास आ जाएगा बिल, जैसे ही मेरे पास आ जाएगा, मैं ही पर बस बीपी है, मेरे पे ही बीआर है, तो वो बिल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पर डिस्चार्ज हो जाएगा या आफ्टर मैच्योरिटी तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को तो पेमेंट करूंगा नहीं। द प्रेजेंटमेंट foresight is required only in case of promissory note. Which of the following note must be presented foresight? तो इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले समझो प्रेजेंटमेंट और साइट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंटमेंट साइट भाई ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको दिखाकर ही आपको पेमेंट मिलेगी, इसको कहते हैं पेबल एट साइट, पेबल फॉर साइट या फिर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। भाई मान लीजिए मेरे पास एक प्रोमिसरी नोट है या मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का बीआर आपको दिखाऊंगा तभी आप मुझे बीआर की पेमेंट करो। आप पे बीपी है, मेरे पे बीआर है, मैं आपको जब उसको शो करूंगा तभी आप मुझे पेमेंट करोगे। इसको बोलते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। अब होता क्या है कि इसमें से कौन सा फ्लोइंग नोट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर साइट होता है? अगर प्रोमिसरी नोट की बात करें तो प्रोमिसरी नोट के अंदर होता क्या है, प्रोमिसरी नोट का पैसा तब मिलता है जब आप उसको दिखा दोगे और एक उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा भी है इसमें, आफ्टर साइड नोट का मैच्योरिटी टाइम साइड डेट से कैलकुलेट होता है, इसलिए प्रेजेंटमेंट फॉर साइड एसेंशियल होता है। पेबल एट साइड नोट ऑलरेडी साइड पर पेबल हो जाते होते हैं, नो सेपरेट रिक्वायरमेंट। पेबल ऑन डिमांड नोट पर प्रेजेंटेशन की जनरल रिक्वायरमेंट होती है, साइड के लिए नहीं होती। साइड स्टेब्लिश किए बिना ड्यू डेट डिटरमाइन नहीं हो सकती, इसलिए ओनली आफ्टर साइड नोट फॉर साइड प्रेजेंटमेंट रिक्वायरमेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसको अभी थोड़ा सा आपको शायद ना समझ में आए, मैंने यहाँ पर दोनों बात लिखी है, ये वाली बात लिखी है कि भाई वो क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोमिसरी नोट को जब आप दिखाओगे उसके कुछ पर्टिकुलर दिन बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी, है ना, ऑन डिमांड नहीं। मान लीजिए मैंने आपसे पेमेंट लेनी है प्रोमिसरी नोट की, तो मैंने आपको प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाया, तो आप कहोगे भाई प्रोमिसरी नोट दिखाया, तो आप कहोगे भाई 1 या 2 दिन बाद मुझसे आप पैसे ले लेना। पेबल आफ्टर साइट, साइट का मतलब दिखाने के बाद ही पेमेंट की जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि आप दिखाओगे तो नॉट पेबल एट साइट, मतलब जिस टाइम मैंने दिखाया उसी टाइम पे नहीं करूंगा। नॉट पेबल आफ्टर साइट, दिखाने के बाद मैं जब प्रॉपर चेक कर लूंगा उसके बाद पेमेंट करूंगा। ये है सर प्रोमिसरी नोट का आपका राइट आंसर है ये। तो आज के सेशन में 110 तक ही रखते हैं अभी के लिए। मैं इसको छोटा रख रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी एक दूसरी क्लास है जो लेट हो रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे हिसाब से लगभग कितने एमसीक्यू है हमने डिस्कस करा था, 342 एमसीक्यू है ना। 342 395 है, 395 में से 110 चले गए, 285 बच गया। तो आने वाली 6 क्लास में अब मैं खत्म कर दूंगा, आने वाली 6 क्लास के अंदर ये खत्म हो जाएंगे। 6 क्लास में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर क्लास के अंदर मैं 50 एमसीक्यू ही आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ आंसर ही नहीं बताना। मेरा काम सिर्फ आंसर बताना नहीं है, मेरा काम उसको एक्सप्लेन भी करना है, साथ के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आने वाली 6 क्लासेस के अंदर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो मैंने टारगेट रखा था 6 क्लास, क्योंकि मैं चाहता था कि एक क्लास के अंदर 70 करा दूँ, 100 करा दूँ, फिर काम सारा भगाने का नहीं। मेरा काम एक्चुअली में 1-2 क्लास ऊपर लग जाए, बट मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एटलीस्ट वो आपके दिमाग में घुस रहा है, समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है, ठीक है। मान लो अगर हमने आज 110 एमसीक्यू करे, उसमें आपको 100 भी समझ में आए और 10 आपको नहीं समझ में आए, तब भी वर्थ है सर। हो सकता है ना कि भाई मेरी हर चीज़ आपको ना समझ में आए, एटलीस्ट अगर आपको 100 भी समझ में आ रहे हैं कि यार सर ने 100 समझा दिया 110 में से, वेल इनफ है, क्या दिक्कत है। 10 नहीं आए कोई बात नहीं, उसका मैंने लॉजिक भी दे रखा है। लास्ट क्लास में जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तब वहां से और लॉजिकली समझ लेना, काम तो आपके लिए ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 50 एमसीक्यू का आप रेगुलर टारगेट रखेंगे, जैसे कि अभी 110 हो गए तो अब 160 पे रुकेंगे,
फिर 210 पे रुकेंगे। इस तरीके से हर क्लास में 50-50 एमसीक्यू का टारगेट रखते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे। क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है, नहीं तो आज ही क्लास में भी मैं थोड़ा-सा ऊपर ही करा देता। ठीक है ना? 70 पे रुके थे, 40 कराए ना, 10 कम रह गए। नेक्स्ट क्लास में 10 थोड़ा ज़्यादा करा लूँगा, ये जो भी होगा, कर लेंगे। इन 6 क्लास के अंदर-अंदर मैं खत्म कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।